नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी प्रदेश को 8 नेशनल हाईवे समेत 11 सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने बताया कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दक्षिणी हरियाणा में 17,787 करोड़ की लागत से बनने वाले 8 मार्गों का शिलान्यास करेंगे। धर्मवीर सिंह ने कहा कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आभारी हैं कि उन्होंने लोकसभा क्षेत्र में 3 सड़क योजनाओं को मंजूरी दी है। सड़क योजनाओं के निर्माण के बाद लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी। सिरसा, कैथल और यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। जगाधरी के सिविल अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। हरियाणा की पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिल सकता है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने संकेत दिया है। कहा कि महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण पर लोगों से चर्चा हो रही है। अगर पंचायतों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ती है तो इसका फायदा मिलेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी विधायक दल की बैठक और जेजेपी विधायक दल की बैठक में भी चर्चा हो चुकी है। जैसे ही लोगों की सहमति आ जाएगी, सरकार इस पर कदम उठाने का काम करेगी। दुष्यंत ने कहा कि इस महीने के अंदर बेहतर काम करने वाली 100 महिला सरपंच, चाहे मेंबर हो, जिला परिषद मेंबर हो या ब्लॉक समिति मेंबर हो, उनको सम्मानित किया जाएगा। बेहतर काम करने वाली महिलाओं को स्कूटी भी दी जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले दिनों 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र सरकार से मांग रखी गई थी कि हमारे हाईवे के जितने पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं उनको जल्द पूरा किया जाए। लगभग 16,000 करोड़ से ज्यादा के हाईवे प्रोजेक्ट प्रदेश में मिलेंगे। गृह मंत्री से मुलाकात पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र और प्रदेश ने जिस तरीके से कोरोना की लड़ाई लड़ी है, 8 महीने में प्रदेश में सरकार की तरफ से जो ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं उन विषयों पर चर्चा हुई। दुष्यंत ने कहा कि आने वाले समय में इंडस्ट्री बड़े बड़े देशों को छोड़कर जो इंडस्ट्री प्रदेश की तरफ आना चाहती है, केंद्र के सहयोग से इन सभी को हरियाणा की तरफ डायवर्ट करेंगे। राजस्थान के सियासी संकट पर बोले दुष्यंत चौटाला, अगर ऐसे लोग भागते रहे तो क्या कांग्रेस में बचेगा? अगर प्रदेश की जनता किसी युवा नेतृत्व के साथ जुड़ती है तो बड़ी पार्टियों को भी इस पर सोचना चाहिए। टिड्डियों के हमले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार पर निशाना साधा। सैलजा ने ट्विटर पर लिखा, कुछ दिनों के अंतराल में ही हरियाणा के कई जिलों में टिड्डी दल ने एक बार फिर से हमला कर फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। सैलजा ने कहा कि टिड्डियों ने प्रदेश के किसानों की हजारों एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया है। सैलजा ने लिखा, कांग्रेस पार्टी ने टिड्डियों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार से लगातार आग्रह किया, लेकिन सरकार ने खानापूर्ति तक सीमित रह गई। सैलजा ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टिड्डियों के नियंत्रण को लेकर मंगाई गई कीटनाशक दवा भी नकली पाई गई है, जिसका किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोहारू के गांव चेहड़ और बीठड़ में टिड्डी दल पर ड्रोन के जरिए छिड़काव किया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल के निर्देश पर 2 ड्रोन रसायन छिड़काव के लिए भेजे गए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि टिड्डी दल को लेकर प्रदेश सरकार और कृषि विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। राजस्थान सीमा से हरियाणा में घुसते ही टिड्डी दल को ड्रोन के जरिए कीटनाशक छिड़काव कर नष्ट किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने किसानों से टिड्डी दल की सूचना जल्द प्रशासन को देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे वक्त रहते टिड्डियों को नष्ट किया जा सकेगा। राजस्थान सीमा से सटे इलाहाबाद सहित बाकी गांव में प्रवेश करने वाले टिड्डी दल हवा के रुख के साथ अपना रास्ता बदलकर राजस्थान की ओर लौट गए। टिड्डी दल करीब 2 किलोमीटर तक लंबा चौड़ा था। प्रशासनिक अधिकारियों ने मुस्तैदी से करीब 70% टिड्डियों को स्प्रे कर मार दिया था। अब कृषि विभाग के अधिकारी टिड्डी दल के आक्रमण से जिले में पहुंचे नुकसान का आकलन कर रहे हैं। सर्वे के लिए टीमें जुटी हुई हैं। भवानीखेड़ा के गांव तालू में टिड्डी दल पहुंचा। लगभग 50 एकड़ के आसपास टिड्डी दल ने डेरा जमाया, जिसमें किसानों की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। किसानों की मदद से दवाई का छिड़काव किया गया।
पंचकुला में नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई टीचर्स ने विधायकों को मांग पत्र सौंपा है। नौकरी बहाली की मांग की गई है। टीचर्स का कहना है कि उनके साथ गलत हुआ। पीटीआई टीचर्स का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन 29वें दिन भी जारी रहा। गोहाना में पीटीआई टीचर्स ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते हुए हाथों में थाली बजाते हुए शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। पीटीआई टीचर्स ने कहा कि वो बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त करवाने का काम करेंगे। सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। भिवानी में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स ने कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर विधायकों के आवास घेरे और दोबारा टेस्ट नहीं देने का ऐलान किया है। सर्व खाप सर्व जातीय महापंचायत में अगली रणनीति तय होगी। विधायक निवास पर रोष प्रदर्शन करते हुए टीचर्स का बवाल देखने को मिला। विधायकों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन में सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा कर्मचारी महासंघ और कई संगठन शामिल रहे। चरखी दादरी में कई दिनों से लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए हटाए गए पीटीआई टीचर्स ने कई यूनियन के बैनर तले विधायक सोमवीर सांगवान और नैना चौटाला के जरिए सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। विधायक सोमवीर सांगवान के घर के बाहर पीटीआई टीचर्स ने थाली बजाकर अपना रोष जाहिर किया। कहा कि बिना दोष के उनको नौकरी से बाहर किया गया। आने वाले समय में वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति ने हटाए गए 1983 पीटीआई के समर्थन में हांसी के एक भगत सिंह पार्क में प्रदर्शन किया। इस दौरान हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। हरियाणा में पीटीआई टीचर्स के समर्थन में अध्यापकों के अन्य संगठनों ने कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया। यमुनानगर में अध्यापकों ने ढोलक बाजों के साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास का घेराव किया। यमुनानगर के जगाधरी में भी सैकड़ों पीटीआई टीचर्स और अध्यापक संगठनों के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हुई। सरकार विरोधी नारे लगाए गए। सिरसा में पीटीआई टीचर्स का धरना और क्रमिक अनशन लघु सचिवालय में जारी रहा। स्टेट कमेटी के आह्वान पर टीचर्स ने लघु सचिवालय में रोष मार्च निकाला। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैबिनेट मंत्री के आवास तक पहुंचे। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने टीचर्स को शांत करवाया और उनके सामने सरकार का पक्ष भी रखा। बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन उनके प्रति सरकार का रवैया सकारात्मक है। जल्द सही कदम उठाए जाएंगे। कैथल में पीटीआई टीचर्स ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और विधायक लीलाराम गुर्जर को ज्ञापन सौंपा है। कमलेश ढांडा ने कहा कि ये मामला पहले ही मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। उम्मीद है कि जल्द टीचर्स के हित में फैसला होगा। सिरसा में अनुभव के आधार पर डीसी रेट लागू करवाने की मांग को लेकर सर्व कर्मचारी संघ का धरना लघु सचिवालय में जारी रहा। संघ के जिला प्रधान ने कहा कि मामले में प्रशासन का मौन धारण करना कर्मचारी वर्ग में रोष को बढ़ा रहा है। डीसी रेट के बाकी जिलों की तरह तर्कसंगत बनाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने उपायुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मांगे पूरी नहीं होने पर उपायुक्त के घेराव की चेतावनी प्रदर्शनकारियों ने दी। रेवाड़ी में प्रधानमंत्री कुशल केंद्र से डिप्लोमा करने के बाद भी बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ना ही ट्रेनर को तनख्वाह मिली है, जिसके बाद केंद्र में जमकर हंगामा हो गया। पुलिस को बीच में हस्तक्षेप भी करना पड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रतिया में लोन पास करवाने के एवज में गोलमाल के मामले सामने आए हैं। मजदूरों से मकान के लोन पास करवाने के एवज में बिचौलिए काफी सक्रिय हैं। आरोप है कि बिना पैसे लोन नहीं पास किया जा रहा। आरोपों को लेकर देहाती मजदूर सभा और शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के सदस्यों ने नगरपालिका में धरना दिया है, प्रदर्शन किया। नगरपालिका अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप जड़े गए। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 11 और 12 में मुख्य रास्तों का निर्माण कस्बा वासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यहां से हजारों लोगों का हर रोज आना जाना होता है, लेकिन हालात पिछले 2 साल से काफी दयनीय है। मार्ग पर निर्माण के नाम पर पत्थर तो डाल दिए गए, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं करवाया गया है, जिससे कि रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
हांसी में डीसी की गठित टीम ने शहर के कई इलाकों में सड़कों के सैंपल लिए हैं। पार्षद प्रतिनिधियों की शिकायत पर सैंपल लेने की कार्रवाई की गई। सैंपलिंग के दौरान पार्षदों में तीखी बहस भी हुई। नायब तहसीलदार की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई को जारी रखा। सैंपल लेने के दौरान टीम के सदस्य, नायब तहसीलदार और कई अन्य विभागों के एक्सीएन अधिकारी मौजूद रहे। बल्लभगढ़ के तिगांव रोड पर शमशान घाट में नगर निगम की तरफ से 67,22,000 रुपए की लागत से सीएनजी शवदाह गृह का निर्माण किया गया है, लेकिन अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट ये चढ़ गया। शवदाह गृह की बिल्डिंग में घटिया मटेरियल और पीली ईंटों का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। काम नगर निगम के बड़े अधिकारियों के इशारे पर किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सरकार की कोशिशों के चलते प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों का परीक्षा परिणाम 65% से ज्यादा हो गया है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में जिले में अव्वल रहने वाले 3 छात्रों को उनके घर जाकर मुबारकबाद भी दी। स्पीकर ने कहा कि शिक्षा में गरीबी कभी बाधा नहीं बनेगी। रिजल्ट को लेकर बच्चों में खुशी नजर आई। छात्रों ने अच्छे रिजल्ट का श्रेय अपने माता पिता, टीचर्स को दिया है। मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। भिवानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 40 स्कूलों का 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम रोक लिया है। बताया जा रहा है कि ये सभी 40 निजी स्कूल हैं। मामले को लेकर बोर्ड अध्यक्ष ने इंडिया न्यूज हरियाणा को जानकारी दी। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि सोनीपत के 12, पलवल के 26 और कैथल के 2 स्कूलों का परीक्षा परिणाम संबंधित मामले पर रोका गया है और बोर्ड अध्यक्ष के मुताबिक इन स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष के मुताबिक नियमों को दरकिनार कर इन स्कूलों को जिला स्तर पर ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने संबद्धता अप्रूवल भी दी थी, जिसे लेकर अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चरखी दादरी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। बैंकों के बाहर भीड़ दिखाई दी। पुलिस के मौजूद होने के बाद भी स्थिति कंट्रोल में नहीं दिखाई दी। बैंक मैनेजर ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पुलिसकर्मी और गार्ड बोलते रहते हैं, लेकिन लोग नियमों की पालना नहीं करते। बैंक में आने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मल स्कैनिंग भी की जाती है। पंचकुला में ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने आला अधिकारियों के निर्देश पर नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसा। इसके अलावा बुलेट से पटाखे बजाने वालों का चालान हुआ। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि सड़क हादसों पर लगाम लगाने और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जाखल में भुना मार्ग पर बने ओवरब्रिज पर बने गहरे गड्ढे किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। संबंधित विभाग इस बारे में जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। वाहन चालकों ने गड्ढों की मरम्मत करवाने की मांग की। गोहाना सब्जी मंडी के व्यापारियों को समर्थन देने के लिए प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग अपने साथियों के साथ पहुंचे। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने धरने पर बैठे व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी व्यापारी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। सब्जी मंडी में लकड़ी की बोली करना सही नहीं है। अगर बोली बंद नहीं की जाती तो सब्जी मंडियों में हड़ताल होगी। कोविड-19 महामारी के चलते ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो गई है, जिसके चलते मरीजों को वक्त पर ब्लड नहीं मिल पा रहा है, जिसको देखते हुए एनएचपीसी और रोटरी क्लब ने फरीदाबाद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में 100 से ज्यादा यूनिट ब्लड जुटाया गया है। रक्तदान शिविरों में युवाओं ने ब्लड डोनेट करने को लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोहाना सोनीपत रोड पर नई सब्जी मंडी के आढ़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। मंडी के आढ़तियों ने कहा कि जब तक यहां से मंडी को शिफ्ट नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल चलती रहेगी। आढ़ती लक्कड़ मंडी को शिफ्ट कराने की मांग को लेकर पिछले 2 दिन से हड़ताल पर हैं। आढ़तियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी मंडी बंद रखेंगे। लंबे समय तक मंडी बंद रखने से सब्जी की कीमतों पर असर पड़ सकता है।
यमुनानगर में 23 जून को रेलवे कॉलोनी में महिला रेलवे कर्मचारी की सनसनीखेज हत्या के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक पहले से ही हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर बाहर आया था। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने शराब पी रखी थी। लूटपाट के इरादे से वो घर में दाखिल हुआ था। महिला ने शोर मचाया तो उसने उसकी हत्या कर दी। शव को फ्रिज में रखने की कोशिश की और मौके से फरार हो गया था। सोनीपत में पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा था। 25 मई को पवन नाम के शख्स का शव लहूलुहान स्थिति में पाया गया था। डीएसपी ने बताया कि पवन की कॉल रिकॉर्ड खंगालने के बाद शख्स संदिग्ध नंबर मिला था और मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मृतक की पत्नी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज है। फरीदाबाद में दबंगों के एक शख्स को लाठी डंडों से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना 4 जुलाई की बताई जा रही है, लेकिन घटना के दौरान पिटाई का वीडियो अब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पीड़ित शख्स ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित का कहना है कि कमिश्नर से भी मामले की शिकायत की गई है। करनाल के कालरम गांव में करंट लगने से एक बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। बिजली कर्मचारी फॉल्ट ठीक कर रहा था। इसी दौरान अचानक बिजली आने से हादसा हुआ। हादसे के बाद जेई और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। विधायक हरविंदर कल्याण ने मामले में अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए। भिवानी के एक निजी हॉस्पिटल में युवती की प्रसव के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। आरोप है कि हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण इलाज में लापरवाही बरतने की वजह से उसकी मौत हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि जांच में डॉक्टर की गलती मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रोहतक के भैंसरू खुर्द गांव में कर्ज से तंग आकर एक बुजुर्ग ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोगों ने बुजुर्ग को फंदे से उतारा और मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस के मुताबिक एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। गांव के लोगों पर आत्महत्या के उकसाने के लिए आरोप है। पानीपत के भोला चौक पर तेज रफ्तार बाइक सवार ने घर के बाहर खेल रहे 2.5 साल के बच्चे को टक्कर मार दी। इसमें बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे तो उसे मृत घोषित किया गया। चंडीगढ़ में 29 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद चंडीगढ़ में कोरोना के कुल मामले 588 तक पहुंच चुके हैं। 157 केस एक्टिव हैं। गुरुग्राम में कोरोना का कहर जारी है। 106 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जिले में कोरोना केसेस की संख्या 6,966 तक पहुंची। 5,808 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। अंबाला में कोरोना की रफ्तार थमने का नहीं ले रहा है नाम। जिले में 105 नए कोरोना के केस मिले हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। जिले में एक्टिव कोरोना केसेस की संख्या 208 है। रोहतक में कोरोना पॉजिटिव केस 1000 के पार पहुंच चुकी है। जिले में 24 घंटे में 47 नए मामले पाए गए। इसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या 1008 तक पहुंची। अब तक 16 मरीजों की जान जा चुकी है। सोनीपत में एक दिन में कोरोना के 53 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2175 तक पहुंचा। जिले में 691 मरीजों का चल रहा इलाज। 24 मरीजों की कोरोना की वजह से हो चुकी है मौत। वहीं टोहाना में फूटा कोरोना का बम। एक ही परिवार से 7 लोग पॉजिटिव पाए गए। विभाग ने सभी कोरोना मरीजों को फतेहाबाद रेफर किया। इससे पहले इसी परिवार की आशा वर्कर की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कॉलोनी में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाकर सर्वे शुरू कर दिया है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। नूह में 8 नए मामले सामने आए हैं। जिले में जो नए केस सामने आए हैं, ज्यादातर पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में आने से वो पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा 5 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया।
पंचकुला में 3 महिलाओं सहित कोरोना के 4 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सीएमओ ने बताया कि सभी मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की गई और इनके कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी तैयार किया जा रहा है। सिरसा में कोरोना के 7 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 209 तक पहुंचा। नए केस कोरोना संक्रमितों के कॉन्टैक्ट में आए थे। जिले में अब एक्टिव मामले 73 हो चुके हैं। रेवाड़ी जिला प्रशासन सामान्य नागरिक अस्पताल RT-PCR टेस्ट मशीन लगाने की तैयारी में है, जिसके बाद कोरोना सैंपल जिले के बाहर नहीं भेजने पड़ेंगे। सिविल अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू की गई। पलवल जिले में कोरोना के 30 नए मामले दर्ज किए गए। जिले में मरीजों का आंकड़ा 508 तक पहुंचा। 134 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। 3 मरीजों की अब तक हो चुकी है मौत। वहीं कैथल जिले में एक महिला समेत कोरोना के 9 मामलों की पुष्टि हुई है। 3 जखोली अड्डा, 1 जडौला और गुरु तेग बहादुर कॉलोनी से एक कोरोना संक्रमित केस सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को आइसोलेट किया। हरियाणा में एक दिन में 689 कोरोना के नए संक्रमित मामले मिले हैं। प्रदेश में 21,929 कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 308 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। 4,984 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। यूपी में एक दिन में 1,654 नए कोरोना के केस मिले हैं। राज्य में कुल 38,130 कोरोना मरीज पाए गए। 955 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 12,972 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं दिल्ली में एक दिन में 1,246 नए केस पाए गए हैं। राजधानी में 1,13,740 कुल कोरोना के मरीज हैं। 3,411 मरीजों की मौत हो चुकी है। 19,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा इलाज। तमिलनाडु में एक दिन में 4,328 नए मामले पाए गए। राज्य में कुल आंकड़ा 42,798 तक 1,42,798 तक पहुंचा। 48,999 मरीजों का चल रहा इलाज। महाराष्ट्र में एक दिन में आए 6,497 नए मामले। राज्य में 2,60,924 कुल कोरोना मरीज। 10,482 मरीजों की अब तक हो चुकी है मौत। 1,05,638 मरीजों का चल रहा है इलाज। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,07,645 तक पहुंचा। 3,11,422 मरीजों का चल रहा इलाज। 23,727 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। देश में एक दिन में सामने आए 28,178 कोरोना के रिकॉर्ड मामले। एक दिन में 540 लोगों की मौत। 17,683 मरीज रिकवर हुए। ब्राजील में कोरोना के 18,87,959 संक्रमित केस पाए गए हैं। 72,921 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। 6,01,526 मरीजों का चल रहा है इलाज। अमेरिका में कोरोना के 34,79,483 संक्रमित केस हैं। 1,38,247 मरीजों की मौत हो चुकी है। 17,91,767 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं दुनिया में कोरोना के 1,32,35,760 संक्रमित मामले हैं। कोरोना से 5,74,981 मरीजों की मौत हो गई है। 49,63,252 मरीजों का चल रहा है इलाज। राम जन्मभूमि को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने विवादित बयान दिया। प्रधानमंत्री निवास में आयोजित एक कार्यक्रम में ओली ने कहा कि भारत ने नकली अयोध्या को खड़ा कर नेपाल की सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया। और ओली का दावा है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। ओली ने कहा कि हम लोग इस भ्रम में हैं कि सीता जी का विवाह जिन राम भगवान से हुआ था वो भारतीय हैं। वो राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाल के हैं।